हेलो बच्चों, आज हम अध्याय वायुमंडल के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायुमंडल के परिचय पे, वायुमंडल के संगठन पे और वायुमंडल की संरचना पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं वायुमंडल के परिचय से। बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण जो है वो वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ये वायुमंडल जो है इससे टिका होता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गैसों की घनी चादर से घिरी हुई है और पृथ्वी पे जीवों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों यही वायुमंडल से हमारे और पेड़ पौधों के लिए सांस लेने के लिए वायु प्राप्त होती है। सिर्फ यही नहीं बच्चों, ये वायुमंडल हमें सौर मंडल के हानिकारक किरणों के बुरे प्रभाव से भी हमारी रक्षा करते हैं। बच्चों, सुरक्षा की इसी चादर के कारण हम दिन के समय जलने एवं रात के समय ठंड के कारण जमने से बचे हुए रहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे वायुमंडल का संगठन पर। बच्चों, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, आर्गन तथा हाइड्रोजन। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी हवा में मौजूद होती हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वायुमंडल में गैसों का अनुपात कितना होता है। बच्चों, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस मिलती है, जिसका प्रतिशत है 78। उसके बाद ऑक्सीजन गैस की मात्रा प्राप्त होती है, जिसका परसेंटेज है 20.9 और उसके बाद अन्य गैस जैसे कि आर्गन गैस 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%, हाइड्रोजन गैस 0.00005% पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सभी गैसों को एक एक करके इनके डिटेल रूप में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम नाइट्रोजन गैस से, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चों, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% के रूप में व्याप्त है, अर्थात यह सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। बच्चों, इस कारण श्वसन क्रिया अर्थात रिस्पायरेशन के साथ कुछ नाइट्रोजन गैस हमारे फेफड़ों में भी चली जाती है और खुद ब खुद बाहर भी आ जाती है। बच्चों, पौधे जो है नाइट्रोजन गैस पे आश्रित है, पर वो सीधी तरह से वायु से जो है नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो इस स्थिति में बच्चों, पौधों के जड़ों में रहने वाले जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन लेके इनका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों इसका इस्तेमाल कर सके। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे ज्यादा गैस ऑक्सीजन पे चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने चर्चा किया है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, उसके बाद ऑक्सीजन की।
तो अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है वो मनुष्य तथा पशु के सांस लेने के लिए यूज में आता है, या कह सकते हैं तो मनुष्य और पशु सांस लेने के लिए इसी ऑक्सीजन पे निर्भर होते हैं। और पौधे भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस ये वो क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। बच्चों, इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है वो एक समान बनी रहती है। अर्थात मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वहीं पे पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। परंतु बच्चों, अगर हम वृक्ष को काटते हैं या अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये जो संतुलन है वो बिगड़ जाती है और नुकसान मनुष्य को ही पहुंचता है। इसलिए बच्चों, हमें कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के साथ ही मौसम और जलवायु और इंसान तीनों प्रभावित होने लगते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में हालांकि कम मात्रा में मौजूद होता है, परंतु ये भी एक महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस वापस कर देते हैं, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, यह क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण के रूप में होता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया है उसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। बच्चों, मनुष्य और पशु दोनों जो है श्वसन क्रिया अर्थात रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो वायु में संतुलित रहता है, परंतु कोयला, खनिज तेल या आदि ईंधन के जलने से ये संतुलन बिगड़ जाता है और जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से मौसम तथा जलवायु दोनों ही प्रभावित होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे वायुमंडल की संरचना पर। बच्चों, वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और नीचे से ऊपर तक उसको 5 परतों में बांटा जाता है। बच्चों, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पे इन परतों में बांटा गया है। आपके लिए यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व भी बदलता रहता है। समुद्र तल पे जो है हवा का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है, पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व घटता जाता है। बच्चों, इस चित्र में आप वायुमंडल के 5 परतों को देख सकते हैं, जिसमें पहली परत है नीचे की ओर ट्रोपोस्फियर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी है मेसोस्फियर, चौथी है थर्मोस्फियर और लास्ट जो होती है वो है एक्सोस्फियर। तो बच्चों, इन सभी परतों का डिटेल में एक एक करके अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की वायुमंडल पे, वायुमंडल का संगठन पर और वायुमंडल की संरचना पर। बच्चों, इसका रेफरेंस है भूगोल
कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायुमंडल की संरचना, जिसको हम जारी रखेंगे, और मौसम एवं जलवायु पे। तो बच्चों, हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।